इस वीडियो में कंपैरिजन होने वाला है 25K के अंडर क्या तुमको एक आईफोन बाय करना चाहिए जिसमें सिर्फ 60 FPS मिलता है या एक एंड्रॉइड जिसमें 120 FPS होता है। अगर तुम कॉन्फ्यूज हो कि 25,000 देने के बाद ऐसा कौन सा मोबाइल है जिस पर 3 से 4 साल तक एक्सीलेंट परफॉर्मेंस दे सकता है, तो इस प्राइस रेंज में आईफोन का और एंड्रॉइड का कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताऊंगा जिसको देखकर तुम एक अच्छा डिवाइस ले सकते हो। सबसे पहले तो एग्जाम्पल के तौर पर Infinix GT30 Pro को लेता हूँ। इसमें तुमको बाय डिफॉल्ट BGMI जैसा गेम पर 120 FPS अनलॉक मिलता है, लेकिन 120 FPS अनलॉक मिलता है बट देता कुछ और ही है। इसके पीछे कुछ रीजंस है क्यों तुमको एक एंड्रॉइड स्किप करके एक आईफोन लेना चाहिए। 25K के अंडर आईफोन 13 इजीली मिल जाता है रिफर्बिश्ड बोलो तो एक यूज फोन को रिस्टोर करके नया जैसा बनाया जाता है। अगर आप भी एक रिफर्बिश्ड फोन लेने का सोच रहे हो तो मेक श्योर उसका कुछ पार्ट्स ना चेंज किया गया हो। मैंने भी एक रिफर्बिश्ड आईफोन यूज किया हूँ, आईफोन 12। नो डाउट बहुत अच्छा होता है एक एंड्रॉइड से। मैंने 64 GB स्टोरेज होने पर उसको सेल कर दिया। आईफोन का स्टोरेज जल्दी फुल हो जाता है अगर तुम 4K विद 60 FPS वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे या एडिटिंग करोगे तो 128 GB बाई करना, और अगर कंटेंट क्रिएट करना चाहते हो तो 256 GB बाई करना, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो मेन टॉपिक इज क्यों एक न्यू एंड्रॉइड को ना लेकर एक रिफर्बिश्ड आईफोन को बाई करना सही रहेगा। एक आईफोन एंड्रॉइड से ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक चलेगा, 4 से 5 साल तक यूज़ करोगे फिर भी उसका परफॉर्मेंस डाउन नहीं होगा अगर बैटरी हेल्थ 70% के ऊपर हो तो। बट एंड्रॉइड 1 से 2 साल यूज़ करने पर उसका परफॉर्मेंस बहुत डाउन हो जाता है, तो लॉन्ग टर्म के लिए आईफोन ज़्यादा ड्यूरेबल है। आईफोन का 60 Hz स्क्रीन होने पर 60 FPS में ही गेम खेल सकते हो। इसका प्रोसेसर तो पावरफुल है बट रीजन 60 Hz का स्क्रीन होना। फिर भी एक एंड्रॉइड से ज़्यादा स्मूथनेस मिलेगा। एक एंड्रॉइड का 120 Hz स्क्रीन होने पर 120 FPS मिल तो जाता है बट एंड्रॉइड इतना ऑप्टिमाइज या कैपेबल नहीं होता है जितना एक आईफोन होता है। तो 120 FPS सिर्फ दिखाने के लिए होता है, रियल लाइफ में इतना FPS देता नहीं है। इसके पीछे भी कुछ रीजंस है, प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम का ऑप्टिमाइज अच्छे से ना हो पाना। एंड्रॉइड्स का इस बजट पर कोई सा भी मोबाइल लो, चाहे एक रिफर्बिश्ड एंड्रॉइड भी ले लो जिसका न्यू प्राइस 45K है बट तुमको रिफर्बिश्ड पर 25K में मिल रहा है, फिर भी उतना परफॉर्मेंस नहीं देगा जितना एक आईफोन पर मिले। तो एंड्रॉइड का स्टेबिलिटी शुरू में अच्छा होता है बट लॉन्ग टाइम में स्लो डाउन हो जाता है। जैसे 1 साल हो जाएगा, तुम स्टोरेज 85% के ऊपर यूज़ कर रहे हो तो ऐप ओपनिंग एंड क्लोजिंग पर लैग मिल सकता है। तो स्टेबिलिटी और परफॉर्मेंस पर आईफोन एंड्रॉइड से ज़्यादा ऑप्टिमाइज एंड अच्छा होता है। आईफोन में ऐप ओपनिंग क्लोजिंग में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर बैकग्राउंड पर 7 से 8 एप्लीकेशन भी रन हो रहा है फिर भी हैंडल कर लेगा आराम से। अगर तुमको गेमिंग विद स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना है तो आईफोन ज़्यादा ऑप्टिमाइज होता है कंपेयर एंड्रॉइड। आईफोन का स्क्रीन रिकॉर्डिंग क्वालिटी हाई और स्मूथ होता है, तो इसीलिए ज़्यादातर यूट्यूबर्स आईफोन को ही प्रेफर करते हैं अपने कंटेंट बनाने के लिए। लेकिन एक और ऐसा चीज़ है जिसमें तुम एंड्रॉयड का 60,000 रुपीज़ पे करोगे फिर भी ऐसा क्वालिटी नहीं मिलेगा, वो है कैमरा। कैमरा में आईफोन को बीट नहीं कर पाएगा एक एंड्रॉयड। आईफोन पर सभी लेंसेज पर 4K विद 60 FPS मिल जाता है और इसका स्टेबिलाइजेशन सिस्टम बहुत अच्छा होता है एक एंड्रॉयड के मुकाबले। और नॉन प्रो वेरिएंट पर सिर्फ वाइड एंगल लेंस होता है बट इसका क्वालिटी अच्छा होता है। एक एंड्रॉयड ज़्यादा वाइड फोटोज एंड वीडियोस कैप्चर करता है। आईफोन 13 का एक और फीचर्स है सिनेमैटिक मोड, जो एंड्रॉयड के 25K के अंडर किसी फ़ोन में नहीं मिलेगा। ये था कुछ एडवांटेजेस। अब डिसएडवांटेजेस की बात करें तो आईफोन का सिर्फ 6.1 इंच स्क्रीन मिलेगा। हाँ, इसका स्क्रीन साइज छोटा है बट एक हैंड में इजीली यूज़ कर सकते हो। और एंड्रॉयड पर इससे ज़्यादा स्क्रीन साइज मिल जाता है। एंड्रॉयड में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलता है और आईफोन पर फेस अनलॉक सेंसर मिलता है। ये अपने हिसाब से देख सकते हो, मुझे फेस अनलॉक ज़्यादा सिक्योर लगता है। आईफोन्स का फेस अनलॉक सेंसर एकदम अंधेरा होने पर भी फेस को मैच करके फ़ोन को अनलॉक कर देता है। एंड्रॉयड पर भी फेस अनलॉक सिक्योरिटी मिलता है बट उसका कोई डेडिकेटेड सेंसर नहीं होता है, कैमरा यूज़ करके फ़ोन को अनलॉक करता है। और एंड्रॉयड का डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर, अगर फिंगरप्रिंट पर या डिस्प्ले पर वाटर आ जाता है तो कुछ टाइम पर वो फ़ोन को अनलॉक नहीं कर पाता है। पर्सनली मुझे आईफोन का फेस अनलॉक ज़्यादा अच्छा लगा। मैं पहले भी आईफोन यूज़ कर चुका हूँ और आईफोन ज़्यादा सिक्योर होता है एंड्रॉयड से। आईफोन में तुम किसी तरह के मोड एपीके या थर्ड पार्टी एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं कर सकते हो, लेकिन एंड्रॉयड में इंस्टॉल हो जाता है इजीली, इसलिए आईफोन ज़्यादा सिक्योर होता है। अगर आईफोन में किसी एप्लीकेशन का प्रीमियम यूज़ करना है तो फिर इसको परचेस ही करना पड़ेगा, क्योंकि उसके अलावा कुछ दूसरा उपाय नहीं होता है आईफोन पर। और बैटरी का बात करें तो बैटरी में एंड्रॉयड अच्छा होता है बट लॉन्ग टाइम के लिए नहीं, क्योंकि आईफोन जितना परफॉर्मेंस देता है अगर एंड्रॉयड में उतना ही परफॉर्मेंस मिल सकता है तो बैटरी ज़्यादा कंज्यूम करता। ऑब्वियसली जिस फोन का ज़्यादा परफॉर्मेंस मिलेगा उसका बैटरी ज़्यादा कंज्यूम होगा, इसलिए बैटरी का इमेज मत देखो। अगर एंड्रॉयड का 108 मेगापिक्सल कैमरा आईफोन का 12 मेगापिक्सल कैमरा से कंपेयर
करोगे तो आईफोन इजीली बीट कर देगा एक एंड्रॉइड को। तो इसीलिए इस पर कौन सा मटेरियल यूज किया है वो डिसाइड करता है कि कितना परफॉर्म करेगा। नो डाउट आईफोन का बैटरी ज्यादा ऑप्टिमाइज होता है एंड्रॉइड से। तो ये था कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की बात करें तो किस डिवाइस को ले सकते हो 25K के अंदर, क्या एक न्यू एंड्रॉइड लेना चाहिए या एक रिफर्बिश्ड आईफोन। अगर मैं तुम्हारे जगह होता तो एक रिफर्बिश्ड आईफोन को ही परचेस करता, बिकॉज इसके कुछ रीजंस है, जैसे कि एंड्रॉइड हीट होने या ना होने पर भी लैग करता है, एफपीएस ड्रॉप भी करता है। एंड्रॉइड का जितना भी प्रोसेसर होता है वो जनरल प्रोसेसर होता है, मतलब किसी एक स्पेसिफिक फोन के लिए नहीं बनाया गया होता है। वो प्रोसेसर अलग अलग मोबाइल कंपनीज के पास जाता है, उसको दूसरा फ़ोन के लिए ऑप्टिमाइज़ करना पड़ता है अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ। तो उसको ऑप्टिमाइज़ करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बिकॉज उस फ़ोन के साथ ऑप्टिमाइज़ होने में थोड़ा सा पीछे रह जाता है। बट एप्पल की बात करो तो एप्पल अपने डिवाइस के प्रोसेसर खुद बनाता है, जैसे कि वो फ़ोन बहुत ज़्यादा ऑप्टिमाइज रहे अपने प्रोसेसर के साथ। और एंड्रॉइड पर दो दिक्कतें हैं, जैसे कि वो खुद अपने मोबाइल के लिए प्रोसेसर नहीं बनाता है और एक ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स है, तो इसीलिए दोनों को ऑप्टिमाइज करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। बट आईफोन के केस में इजी है, बिकॉज वो सारा काम खुद हैंडल करता है, प्रोसेसर भी अपना है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी अपना है, और ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ प्रोसेसर को ऑप्टिमाइज कर पाना बहुत अच्छी बात है। तो ये था कुछ पॉइंट्स जो आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो एक सब्सक्राइब एंड एक लाइक करके जाना।